नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के फाजिल्का से आ रही बड़ी खबर के साथ। फाजिल्का के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के काफिले पर हमला हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब निकाय चुनाव के लिए सुखबीर बादल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन भरने के लिए एसडीएम के ऑफिस पहुंचे थे। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जैसे ही बादल की गाड़ी एसडीएम के दफ्तर में पहुंची, भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग में शिरोमणि अकाली दल के 3 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने साजिश के तहत यह हमला करवाया है। सुखबीर बादल ने इस मामले में एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो वहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। सुखबीर बादल का आरोप है कि ये प्लान के तहत किया गया हमला था। सुखबीर बादल का आरोप है कि भीड़ के साथ पुलिस नजर आ रही थी और इस वजह से इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि शिरोमणि के 3 जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुखबीर बादल पर हमला हुआ है, काफिले पर उनके हमला किया गया है। भीड़ ने इस दौरान पथराव किया है, 3 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अकाली दल ये कह रहा है कि ये पूरा हमला साजिशन था और इसमें जो हमला करने वाले लोग थे उनके साथ पुलिस की मिली भगत थी। पंजाब के मोहाली से अर्शदीप अर्शी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्शदीप, फिलहाल इस पूरी घटना के बाद हालात क्या हैं? जी प्रीति, वहाँ पर सुखबीर बादल अपने वर्कर्स के साथ धरने पर बैठे हैं। जैसे आपने बताया कि जो फायरिंग हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें सुखबीर बादल का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत थी। विजुअल भी सामने आए हैं जहां पर उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, फायरिंग भी हुई है वहां पर, लेकिन सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। फ्रंट सीट पर उस वक्त वो बैठे में उन्होंने कांग्रेस विधायक के बेटे पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला करवाया गया और जगह जगह इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं। और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो दूसरी पार्टियों के जो एमसी इलेक्शन के जो नॉमिनेशन दाखिल करने जो भी लोग आ रहे हैं उनके या तो नॉमिनेशन फाड़े जा रहे हैं या उनका विरोध किया जा रहा है, नॉमिनेशन भरने नहीं दिए जा रहे। तो इसके बीच ही सुखबीर बादल अपने जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नॉमिनेशन भरने थे उनके साथ वहाँ पर आए थे। लेकिन वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, जैसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि एसडीएम दफ्तर के बाहर ही स्टोन पेल्टिंग की गई, पत्थर उनकी गाड़ी के ऊपर फेंके गए और फायरिंग भी हुई। और उनका कहना है कि 3 उनके जो वर्कर हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच करने में लगी है, लेकिन इल्ज़ाम वही लगाए जा रहे हैं जैसे आपने बताया कि पुलिस की मिली भगत है। और अकाली दल ने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग भी की है और हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह लग रहा था इस पूरी घटना में मिली भगत है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इस पर मैं आगे जुड़ूंगी आपसे। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से हमले में सुखबीर बादल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। आपसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन से बातचीत के दौरान सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि प्लान के तहत हमला किया गया था। सुखबीर बादल का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ का साथ दिया। फाजिल्का में क्या हुआ? आपकी गाड़ी और तस्वीरें हमें दिख रही हैं, जहां आपकी गाड़ी को डैमेज पहुंचा है वहां पथराव हो रहा है। मैं आज हमारे लोकल इलेक्शंस है, म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन जिसकी नॉमिनेशन थी, कांग्रेस के गुंडों ने एमएलए आप लीड कर रहा था, उन्होंने नॉमिनेशन हमारे भरने नहीं देने प्लान बनाया था कि हम नॉमिनेशन भर ना सके। हम अपने नॉमिनेशन भरने गए थे, एसडीएम जहां भरना था उसके बाहर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, गोली चलाई, मेरे ऊपर भी गोली चलाई, उन्होंने पथराव किया। हमारे 3 वर्कर को इंजर्ड हो गए हैं। और कल आम आदमी पार्टी के भी जब नॉमिनेशन फाइल करने उनके ऊपर भी उन्होंने पथराव किया था और गोली चलाई। तो ये अपने पुलिस जो थी वो साथ में थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया और ये सारा प्री प्लान्ड अटैक था मेरे ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि स्थानीय एमएलए ने इसको वो लीड कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे। पूरी वीडियोज, आपको वीडियोज भी भेज सकते हैं, जैसे एमएलए का बेटा एमएलए वो लीड कर रहे थे और उन्होंने जैसे हम नॉमिनेशन भरने के लिए गए वहीं उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। ये आपकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ है सुखबीर बादल? मेरी गाड़ी पे भी टकराव हुआ, ऊपर मेरे सामने उन्होंने गोली चलाई। और आपके कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी पहुंची है? हाँ, 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। गोली लगी। अभी आप कहाँ हैं? आप सुरक्षित हैं? आप कहाँ हैं? मैं सुरक्षित हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही अफसर दफ्तर में, हम वहाँ खड़े हैं।
और हम हमारी नॉमिनेशन हमने बोला कि हम जब तक हमारी नॉमिनेशन नहीं भरेंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो अब वहां पर क्या कंट्रोल किया है पुलिस ने? क्योंकि मैंने देखा वहां कई सारे पुलिस पर्सनल भी थे, पुलिस कर्मी भी थे, लेकिन वो पुलिस पर्सनल ने कुछ नहीं किया। वो मेन स्पेक्टेटर थे, जान के वो पुलिस ही उनको आगे लेके आई थी। तो पुलिस की शह पर ये पूरा हमला किया गया। सुखबीर सिंह बादल ये कहते हुए काफिले पर हमले के बावजूद सुखबीर बादल ने फाजिल्का में जनसभा की। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने विरोधियों को चुनाव में रोकने के लिए गुंडों का सहारा लिया है। अकाली दल ने इस हमले में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। मैं डरा लूंगा, उन्हें पता नहीं श्रोमणी अकाली दल पार्टी कांग्रेस वांगू नहीं है। कांग्रेसी लभने नहीं जेडे लीडर इन्हां दे, इस करके आज धक्के दा ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। तो लाइव ही आप सुन रहे थे सुखबीर बादल को, जो ये कह रहे थे कि जानबूझकर ऐसा तनावपूर्ण माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। वो सीधा इशारा करते हुए इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, और किस तरह से पुलिस के सामने ये सब कुछ होता रहा और पुलिस इसको बजाय कि खत्म कराने के और ज्यादा बढ़ावा देती हुई नजर आई, ऐसा आरोप है अकाली दल का। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुखबीर बादल पर हमला हुआ है, उनके काफिले पर हमला हुआ है। हालांकि वो सुरक्षित हैं, लेकिन सुखबीर बादल ने इसके बावजूद वहां पर जनसभा की है, लोगों से बात की है, जनसभा की है। गुंडागर्दी का नंगा नाच किया, यूपी तो गैंगस्टर बुला के ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। अर्शदीप, अभी हम लाइव सुखबीर बादल को सुन रहे थे, वो और क्या क्या बातें कह रहे हैं जो बड़े आरोप के तौर पर सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, प्रीति सुखबीर बादल ने इल्ज़ाम लगाए हैं सीधे कांग्रेस के विधायक और उनके बेटे पर, जैसे हमने अभी सुना कि वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, वो योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला करवाया गया। लेकिन कांग्रेस विधायक का कहना है कि अकाली दल के जो वर्कर हैं उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की थी। सुखबीर सिंह बादल, ये भी कहना है उनका कि सुखबीर सिंह बादल खुद गुंडों को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। अगर वो गुंडागर्दी ना करते, अगर वो फायरिंग शुरू ना करते तो इस तरीके का कुछ ना होता। इस तरीके के इल्ज़ाम जो हैं कांग्रेस विधायक ने उन पर लगाए हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियों की तरफ से निंदा की गई है कि जो भी कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निंदा की गई है और ये भी इल्ज़ाम सुखबीर बादल की तरफ से लगाए गए हैं कि अलग अलग जगहों पर जहां भी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं उनके कार्यकर्ता, वहां पर इस तरीके से रोका जा रहा है। दल के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इधर मौके पर पहुंचे जलालाबाद के एसएसपी ने कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको थोड़ी देर में। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह कुछ कह रहे थे, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एसएसपी ने क्या कहा है वो भी बता दें। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो कोई भी दोषी पाया गया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि मैं हले ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ वेरीफाई करना। और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस हमले के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और हमले के पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फाजिल्का में हमला हुआ है, स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान नॉमिनेशन कराने गए थे और आरोप कांग्रेस पे लगाए हैं, कैसे? कांग्रेस के जो वहाँ के एमएलए हैं आंवला, उनका बेटा इस मॉब को लीड कर रहा था। हैरानगी की बात है कि जब उनका बेटा इस मॉब को लीड कर रहा है उस वक्त पंजाब पुलिस मूर्धदर्शक वहाँ बनी हुई है। जिस पुलिस को एक क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी वो पुलिस आज कांग्रेस के वर्कर बनकर रह गई है। ये हमला किसी एक प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। एक चुनी हुई पार्टी, एक देश के अंदर सबसे पुरानी पार्टी, उसके अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला हो, पत्थरों से हमला हो, गोली वहाँ पे चले, वर्कर को गोली लगे और कांग्रेस के एमएलए उसको लीड, वर्कर और कांग्रेस के एमएलए का बेटा उसको लीड कर रहा हो, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। ये कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है और कांग्रेस के पंजाब के अंदर हालात क्या हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं और पंजाब में अंदर कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाता है। और अकाली दल के नेता चरणजीत बराड़ ने आरोप लगाया है कि पंजाब में कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है और वो नहीं चाहती है पंजाब में निकाय चुनाव निष्पक्ष हो।
पिछली बार ब्लॉक समिति जिला परिषद की भी जब ये इलेक्शन थे तो तब भी फिरोजपुर में, वहाँ जलालाबाद में सब था, यही हुआ था। तो कल भी जब 300-400 गुंडे लेके हमारे किसी भी लोगों को कागज़ दाखिल नहीं करने दिया तो आज प्रधान साहब को खुद पहुंचना पड़ा। और एक तरफ तो सरकार बुला के सिर्फ पार्टी मीटिंग कर रही है और दूसरी तरफ ये देखो कि कागज़ ही नहीं भरने दे रही, तो ये कैसी लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना। और बीजेपी सांसद भोला राज सरोज ने भी इस हमले पर सवाल उठाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जो हमला हुआ है ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। ये ऐसा जो है नहीं होना चाहिए और जो हमारी सरकार जो है पूरा चिंतित है कि सब लोग सुरक्षित रहें। और जो वहाँ पर जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी जो है बार बार आग्रह किया जा रहा है। हमारे जो है कृषि मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि हम सब लोग मिलजुल करके बैठ करके जो भी समस्याएं हैं उसको जो है सुलझाने का काम करेंगे। पंजाब के तरनतारन से भी बड़ी खबर इस बीच आ रही है। तरनतारन में भी निकाय चुनाव के दौरान गोलियां चली हैं और इसके अलावा जमकर हिंसा हुई है। बताया जा रहा है कि तरनतारन के भीखीविंड में निकाय चुनाव के दौरान अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन भरने पहुंचे थे और इसी दौरान बवाल हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामांकन के लिए किसी को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है, हालात से निपटने की कोशिश की जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो देख लीजिए, तरनतारन में झड़प की, नामांकन के दौरान फायरिंग और सुखबीर बादल के काफिले पर हमला हुआ है फाजिल्का में और ये भी चुनाव के दरमियान नामांकन भरने को लेकर ही हुआ है। और सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर, जो सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब में, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते, इसलिए ये सब करवाया जा रहा है। ये आरोप अकाली दल की तरफ से लगाया जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें किस तरह से पंजाब में महज निकाय चुनाव के दरमियान ही माहौल किस तरह बेकाबू होता दिख रहा है, उसकी बानगी ये तस्वीरें पेश करती हुई। तरनतारन में हिंसा और फाजिल्का में किस तरह से अकाली दल के अध्यक्ष, उनके काफिले पर हमला हुआ है, उनके 3 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। वहीं बड़ी खबर यह है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कि अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब अपने आंदोलन को अक्टूबर तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ये हालात तब हैं जबकि सरकार पहले की ही ये कह चुकी है कि वो बातचीत को तैयार है और किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन किसान जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर भी टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा कि अनाज की किल्लेबंदी है। टिकैत का दावा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी और अब किसानों के जत्थे बारी बारी से आंदोलन में आएंगे ताकि आंदोलन को लंबा चलाया जा सके। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना जत्थेबंदी के बाद। प्लीज आप सीट पर जाइए। क्वेश्चन आवर आपका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, अधिकार है। पिछली बार आपने कहा था कि प्रश्नकाल नहीं हुआ तो लोकतंत्र की हत्या, और इसलिए मैंने आपसे आग्रह से इस कोविड काल के समय भी प्रश्नकाल शुरू किया। मेरा आपसे आग्रह है, प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप चर्चा करना चाहते हैं ना, जाइए, क्वेश्चन आवर के बाद चर्चा कराता हूं आपसे। ये आदत सुधारें प्लीज। नो बैक। क्वेश्चन नंबर 1 श्री भोला सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 1 माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है वो बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी ने अम्फान तूफान के कारण भारत के सभी तटवर्ती राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी जान माल का नुकसान हुआ, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व में सभी राज्यों में एनडीआरएफ के माध्यम से उचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
जिसके फलस्वरूप इस दैवीय आपदा के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को काफ़ी नियंत्रित किया जा सका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि तूफान के कारण होने वाले नुकसानों के पूर्वानुमानों के लिए हमारी सरकार ने सदैव नव और नूतन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। क्या सरकार इस संबंध में किसी स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है? माननीय सदस्यगण, आज जिन तथ्यों को लेकर आए हैं, प्रश्नकाल में आज किसान कल्याण पर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान हो रहे हंगामे पर इस वक्त ओम बिरला लगातार सदन को कंट्रोल करते हुए, लेकिन इस वक्त जो नारेबाजी हो रही है विपक्ष की तरफ से वो इस मुद्दे पर कि किसान विरोधी बिल वापस लो, इस तरह की नारेबाजी सदन में लग रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उससे मैं कहना चाहूंगा कि अनुभव के आधार पर तथा भविष्यवाणी में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से साइक्लोन और सुपर साइक्लोन के बाद की किसी भी स्थिति से निपटने में अपनी क्षमता में सुधार किया है। इसको इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि 1999 के दौरान उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन से 10,000 लोगों की जानें गई थी, जबकि इतनी ही तीव्रता वाले साइक्लोन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लोकसभा में आखिर ये हंगामा क्यों बरपा? किसानों के पक्ष में नारेबाजी लगाता हुआ विपक्ष। नीरज, देखिए, बिल्कुल जैसे ही 4 बजे सदन की शुरुआत हुई है लोकसभा की, राज्यसभा की तरह ही विपक्ष ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर और किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग को लेकर ये चेयर से मांग करे, स्पीकर से मांग करे कि पहले इस मसले पे चर्चा हो, क्योंकि बार बार सरकार हो या लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति, उनका बार बार कहना। आज राज्यसभा में जब पूरे मामले पर हंगामा हो रहा था तो वेंकैया नायडू ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात रखे, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पहले कृषि कानून और किसान आंदोलन पे सरकार चर्चा को तैयार हुआ। और विपक्ष की बैठक हुई थी अब से थोड़ी देर पहले, कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी और कांग्रेस ने रीच आउट किया था बाकी विपक्षी पार्टियों के संपर्क में आई थी और ये मांग किया था कांग्रेस पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों से कि इस मसले पर सरकार को घेरा जाए। तो कृषि कानून और किसान आंदोलन के मसले पर यह हंगामा हो रहा है और विपक्ष की मांग है कि सत्ता पक्ष इस पे चर्चा करे। जी, और इसमें लेकिन लगातार ओम बिरला ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं सदन में कि किसान कल्याण पर ही प्रश्नकाल में आपने कहा कि बातचीत नहीं हो पाती, आप बात नहीं रख पाते, ये मौका है, आप इस तरह से नारेबाजी मत करिए। इसका भी कोई असर दिख नहीं रहा होता हुआ? देखिए, विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष इस मसले पर चर्चा को तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी बिजनेस जो है, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होगी आने वाले दिनों में, इसके अलावा बजट पे चर्चा होगी, लेकिन मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। इस बीच सदन के अडजन होने की जानकारी भी दे दूं। 5 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा है। इतना शोरगुल हो रहा था कि स्पीकर ओम बिरला ने ये सदन को स्थगित करना ही बेहतर समझा, क्योंकि लगातार कोई बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी और विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी था, नारेबाजी हो रही थी कि किसान विरोधी बिल वापस लो, लेकिन ओम बिरला बार बार ये समझाते हुए स्पीकर नजर आ रहे थे कि अभी किसान कल्याण को लेकर भी हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इस तरह के शोरगुल का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया है लोकसभा को। नीरज, देखिए, आज राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई थी। लोकसभा 4 बजे शुरू हुई है और 5 बजे तक यानी अगले 1 घंटे के लिए तक तो स्थगित कर दी गई। और विपक्ष के हंगामे के बीच, उसी मांग के बीच की सरकार जो है कृषि कानूनों की जो मांग है किसानों की, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग है, उस पर चर्चा करे और किसान आंदोलन पे चर्चा करे। और विपक्ष चाहता है कि इसी के बहाने तमाम जो पिछले 60-70 दिन से किसान जो बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, उन पहलुओं को रखा जाए। विपक्ष ये चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। और आपको याद होगा प्रीति की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी जो बैठकें हुई हैं, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उस बैठक में भी सरकार इस बात को तैयार नहीं थी कि वो अलग से इस पे चर्चा करेंगे। विपक्ष चाहता है कि अलग से चर्चा हो। राज्यसभा में सभापति कह चुके हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उसी दौरान कृषि कानूनों के मसले पर भी विपक्ष अपनी बात रखे। इसी तरह का कुछ आश्वासन जो है स्पीकर की तरफ से लोकसभा में भी विपक्ष को दिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष इस मांग को मानने को तैयार नहीं। और यहाँ अगर आज तीसरा दिन है, तो राज्यसभा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन संसद के
विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहा है कि आप इस पे चर्चा कीजिए, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि सरकार मानेगी या स्पीकर रोक लूं आपको। सदन एक तरफ से इतना शोरगुल हो रहा था किसान मुद्दे पर कि स्थगित करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी जो मैं साझा करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से, वो खबर ये है कि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क पर गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में घुस ही ना पाए। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे इस तरफ गाजीपुर और मेरे दाहिनी तरफ गाजियाबाद लगता है, और बीच में आपको जो गहरा गड्ढा नजर आ रहा है ये इसलिए खोदा गया है कि कोई लोग चाहे वो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ ना जा सके, वहीं गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ एंटर ना कर सके, क्योंकि जो ऊपर का रूट है वहां पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों का जमावड़ा है, बैरिकेडिंग की गई है, और वहां से लोग दूसरी जो रास्ते वैकल्पिक रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ता ये भी था, लेकिन यहाँ पर भी भारी भरकम गड्ढे किए हुए हैं जगह जगह पर ताकि लोग यहाँ पर ना आ सकें। और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी जो गड्ढा है उसके साथ साथ ही काफी दूरी तक इसको एक नहर का रूप दिया गया है ताकि लोग जो पैदल इस रूट से यहाँ पर आना चाहते थे अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और इसको लेकर ये इस तरह के इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अलग अलग दिमाग लड़ा रही है ताकि जो किसान हैं वो इस तरफ ना आ पाए। कैमरामैन करम सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और कृषि सुधार कानूनों पर मची इस तकरार को सरकार लगातार दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष न सिर्फ भ्रम फैला रहा है बल्कि अब सदन की कार्यवाही को भी बाधित किया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच टकराव की ये घड़ी अब और ज्यादा लंबी होती जा रही है। संसद तक पहुंची आंदोलन की तपिश। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। किसान हितों पर हंगामे को तरजीह। गुमराह गैंग की नई साजिश। प्लीज कोऑपरेट, ये अच्छा नहीं है, ये परंपरा भी नहीं है, अच्छा नहीं है। वॉकआउट करके फिर हाउस को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, प्लीज कृपया। यू आर ऑल सीनियर मेंबर्स। ये तो नारेबाजी नहीं चलेगा, यू ऑल्सो नो दैट, आई नीड नॉट से। किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला लगातार जारी है। ये हालात तब हैं जब किसान अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को जगह नहीं देना चाहते, लेकिन विपक्ष लगातार आंदोलन को अपने पक्ष में कैश करना चाहता है। यही वजह है कि बजट सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे को राज्यसभा में उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया। स्थगन प्रस्ताव में कृषि कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर नोटिस दिया था, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने जैसे ही विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर कल चर्चा करने की बात कही तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। थोड़ी देर में विपक्षी दल के नेता वापस लौटे और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। Members are interested in question hours and disturbing like this. Whether they want question hour or not, let them place it on record. कृपया अपनी अपनी जगह बैठे और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन। उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने सदन में हुए हंगामे को जायज बताया। और आज का बिल द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल हम लोग लें 2020 प्लीज। देखो हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। कृपया अपनी अपनी जगह बैठे और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो लोग वेल में है, आग्रह है कृपया अपनी जगह जाएं
और आज का बिल जबकि बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि किसानों को उकसाने की न सिर्फ साजिश रची जा रही है, बल्कि पीएम ने किसानों को बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर भी लोग किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कृपया अपनी जगह जाएं। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। फार्मर का इशू है, किसान हमारे गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो कई लोग उसको बहकाने पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि एक कॉल की दूरी पे है, जब मन हो स्वीकार करें सरकार का प्रस्ताव, 1.5 साल के लिए स्थगित करने को हमने कहा है और बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए हमारी सरकार के। कुछ वेयर अबाउट पता चल पाया या उसकी गिरफ्तारी को लेकर सर आप क्या कहेंगे? मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा और ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष या और इसको ज़्यादा डिटेल में बतलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे समझता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसका भी इसमें शमूलियत है, जो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने एक जनता से अपील की कि हमें वीडियोस और फोटोग्राफ भेजा जाए, तो आपको ये सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि हमें 1000 से ज़्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो उन सभी को खंगाला जा रहा है, उन सभी से FRS के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। सर, इजराइल एम्बेसी ब्लास्ट की जांच अभी स्पेशल जांच करेगी या NIA के केस ट्रांसफर होगी? एक और देखा सर, जो आप किसान कह रहे हैं होने के भाई बोलिए, किसानों ने जो चक्का जाम क्या कर रहा है करेंगे, उसके लिए कुछ तैयार ना जी, जो भी कुछ है उसकी हम लोग अवश्य तैयारी करेंगे। सर, क्या स्टील की लाठियां वापसी ली गई? देखिए, वो क्या है कैसे है मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ करने का ना तो हमारे स्टील की लाठी हमारे वेपनरी में है, जो पुलिस की जो वेपनरी है उसमें स्टील की लाठियाँ नहीं होती। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव का आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 26 जनवरी को जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमने लगातार लोगों से अपील की कि आप अपने वीडियोस जो आपके पास हैं, जो एक मुख्य एविडेंस हो सकते हैं, वो आप हमसे साझा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि 1000 से भी ज़्यादा हमें वीडियोस मिले और तमाम जानकारियां हासिल हुई है। साथ ही साथ वो तैयारियों को लेकर एक बात जो साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 6 तारीख को जिस तरह से पूरे देश भर में चक्का जाम की स्थिति बनती हुई दिख रही है किसानों के जरिए, ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तमाम तैयारियां और आप उस जगह पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितनी मुस्तैद दिख रही है दिल्ली पुलिस? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि गाजीपुर में इस वक्त जो नेटवर्क है वो बंद किया गया है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा दूरी से ये लाइव करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो हमने तैयारियाँ दिखाई थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कीलें दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं, पूरी बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी अंदर ना बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं साथ ही सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है जो रोजाना दफ्तर जाते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से जो साफ कह दिया जा चुका है कि 6 जनवरी को वो चक्का जाम करेंगे। भले ही 3 घंटे का ये चक्का जाम होगा, लेकिन किस तरह का होगा इसकी रणनीति अभी साफ नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने मंच से अक्टूबर तक का जो आह्वान किया है वो एक चुनौतीपूर्ण होगा और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद जो अभी मीडिया से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि आगे का जो समय है उनके लिए वाकई में चुनौतीपूर्ण है। अब देखना यही होगा जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है, जिस तरह से किले और साथ ही बैरिकेड्स के साथ साथ नुकीले जो हथियार से बनाए गए हैं, डंडे बनाए गए हैं, उससे किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, ये दिल्ली पुलिस की रणनीति है। लेकिन आने वाले समय वाकई में दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। श्रीवास्तव साहब ने बहुत कुछ इजराइल दूतावास के पास जो धमाका हुआ था, ID ब्लास्ट हुआ था, उस पर बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त आप साझा कर पाए दीपक?
देखिए, इजरायली दूतावास पर जो उसके बगल में जो धमाका हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही थी और उसके साथ ही जो दूसरी एजेंसियां हैं वो जांच कर रही थी, लेकिन धमाका किस तरह का था ये साफ क्लियर हुआ है। ये नहीं पता चल पाया कि कौन लोग थे, किसकी क्या मंशा थी, क्योंकि जिस तरह से इजरायली दूतावास के पास साल 2012 में भी औरंगजेब रोड पर इसी तरह का धमाका हुआ था, तो अब ये मामले की जांच जो है जो दूसरी एजेंसियां हैं वो टेक ओवर कर सकती है, ये माना जा रहा है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक लगातार एजेंसियां जो है सीसीटीवी फुटेज और दूसरी चीजों पर काम कर रही हैं। चलिए, कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो दोबारा आपका रुख करेंगे। किसानों का आंदोलन जारी है और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को बनाने के लिए किसानों से मिलने पहुंच रही है। हर रोज कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी किसानों के साथ समर्थन दिखाने के लिए पहुंच जाती है। इसी कड़ी में गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शिवसेना नेता संजय राउत भी शरीक हुए। उनके साथ पार्टी के सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे। दोनों ने यहां आंदोलन की कमान संभाल रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तीनों नेताओं ने मीडिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। संजय राउत करीब 1,500 किलोमीटर दूर मुंबई से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर आए थे कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है। देखिए, ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सर ये बताइए, अहंकार, देखिए अहंकार से राजनीति नहीं चलती और देश भी नहीं चलता। सर ये बताइए, सांसद शिवसेना के यहाँ आए हैं, उद्धव ठाकरे साहब की इच्छा थी, हम जाकर उनसे मिले, टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है हम उनके साथ रहेंगे। किसानों के अड़ियल रुख और अब शनिवार को चक्का जाम का ऐलान करने के बाद सुरक्षा बल भी इन लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर दिल्ली से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बॉर्डर को बैरिकेड के साथ सील किया गया है और कांटों की तारें लगा दी गई हैं ताकि लगातार जो माहौल बिगड़ता है उस पर जल्द काबू पाया जा सके। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और इसके साथ ही किसानों के ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में घुसकर हंगामा न कर सके, इसलिए सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं ताकि अगर ट्रैक्टर घुसने की कोशिश करे तो वो पंचर हो जाए। टिकरी बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जेसीबी से यहाँ पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है। आप देखेंगे अभी भी जेसीबी यहाँ पर चल रही है। ये एक यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है और जो उस तरीके से यहाँ ये बैरिकेड्स, देखिए जो पत्थर के बैरिकेड्स हैं वो इनके अंदर लगाए जाएंगे और यहाँ इसको मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ मसाला डालकर इसकी चिनाई बाकायदा की जाएगी और ये ताकि इसको जमाया जा सके। यहाँ पर पूरे रास्ते पर आप देखेंगे तो इसी तरह से गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए, ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और ये जो सरिये आप देख रहे हैं जो उतर रहे हैं इस ट्रॉली से, इन सरियों को इन बैरिकेड्स के पास लगाया जाएगा जिससे ये जो बैरिकेड्स हैं किसी भी तरह से हिल ना पाएँ। तो यहाँ पर सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। जो ज़्यादातर ज़ोर है वो यही है कि जो बैरिकेड्स हैं वो मजबूत रहे, क्योंकि 26 तारीख को जब हिंसा हुई थी तो टिकरी बॉर्डर वो जगह थी जहाँ सबसे पहले जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो उग्र हुए थे और लगातार जितनी भी बैरिकेडिंग थी उनको तोड़कर आगे बढ़ गए थे और अब उसकी तैयारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। बच्चे चाहे तो देश बदल दे, बच्चे चाहे तो नदी की धारा मोड़ दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 6 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए ओडिशी डांस की वंडर किड। सिर्फ 10 साल की बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित को ओडिशी डांस का भविष्य कहा जा रहा है। सिर्फ 4 साल की उम्र में इस बच्ची ने ओडिशा प्रतिभा का खिताब जीता। इसके बाद मां के साथ परफॉर्म किया और सिंगापुर, जापान और अमेरिका में वाहवाही लूटी। श्रीनिका इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की डांसर्स में शामिल हैं और उसे वंडर किड ऑफ ओडिशा का दर्जा मिला है। 6 फरवरी
शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए क्या हुआ जब एक नामी बड़े सिनेमा सितारे ने इसके मूव्स कॉपी करने की कोशिश की। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।